नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछली क्लास में आपके जीव विज्ञान विषय के पाठ 2 जीव जगत का वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा R.H. विक्टर के द्वारा किया गया 5 जगत वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हमने अभी तक किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पर चर्चा कर चुके हैं और आज की क्लास में हम किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत तथा किंगडम एनिमलिया यानी कि जंतु जगत पर चर्चा करने वाले हैं। किंगडम प्लांटी पादप जगत। पादप जगत का नाम सुनते ही हमारे सामने हरियाली ही हरियाली दिखने लगती है। इसमें घास भी है, झाड़ी भी है, काष्ठीय वृक्ष भी हैं। पादप जगत ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। यह हमारे फूड चेन का, हमारे प्रोड्यूसर का काम करते हैं। पादपों में ही वह क्षमता होती है जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं और भोजन बनाते हैं और यही भोजन हम ग्रहण करते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। बच्चों, हम क्लियर करना चाहेंगे फिर से, यूकैरियोटिक वो कोशिका होती है जिनकी कोशिका झिल्ली स्पष्ट होती है और कोशिका और केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और हर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से यानी कि झिल्ली से घिरे हुए जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और पादप जगत में जो कोशिका पाई जाती है, जो पादप कोशिका होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और यह कठोर होती है और यह सेल्यूलोज ही उन्हें कठोरता प्रदान करता है। अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी वैसे जीवों को कहा जाता है जो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे के अंदर ही वो क्षमता होती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ये उसे संश्लेषित कर भोजन के रूप में बदलने का कार्य करते हैं और ये पौधे ही भोजन श्रृंखला में उत्पादक का कार्य करते हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, ये पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं और भोजन बना रहे हैं और इसे प्राइमरी कंज्यूमर जिसे प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता और फाइनल कंज्यूमर के द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है और डीकम्पोजर के द्वारा इन्हें फिर से मिट्टी में बदल दिया जा रहा है और यह चक्र यह घूमता ही चल। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। आगे हम देखते हैं। आपको जानकर बच्चों बहुत ही आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जो पूर्ण रूप से विषमपोषी होते हैं। हाँ, विषमपोषी यानी कि ये पौधे आंशिक या पूर्ण रूप से परजीवी के रूप में रहते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है अमरबेल। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि पौधे के ऊपर एक तना के रूप में एक पेड़ पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कुसकुटा। यह कुसकुटा की यह खासियत होती है कि यह तने के रूप में किसी दूसरे पेड़ के ऊपर इसकी लताएं फैली होती है और इससे लंबी लंबी शाखाएं निकली होती है और यह जिस वृक्ष के ऊपर अपनी लताओं को फैलाता है उससे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे उसे सुखा देता है। इस प्रकार यह एक परजीवी पौधा है। इसी प्रकार बच्चों, आपको और भी आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे जो हो वो कीटभक्षी भी होते हैं। कीटभक्षी अर्थात इंसेक्टिवोरस, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है पिक्चर प्लांट, ब्लैडरवर्ट और सनड्यू। पिक्चर प्लांट देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसकी जो पत्तियां होती है इसे घटपर्णी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती है वो घड़े के आकार की होती है। ब्लैडरवर्ट और सनड्यू ये जो पौधे होते हैं वो इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये इंसेक्ट को, कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन्हें ये
बाह्य कोशिका पाचन के द्वारा इन्हें पचा देते हैं और इन्हें ये ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, कीटभक्षी पौधों ने इन छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए तथा बाह्य कोशिकीय पाचन विधि को करने तथा उनसे नाइट्रोजनी पदार्थ को अवशोषित करने के लिए साधन विकसित कर लिए हैं। अर्थात इनकी देख रहे हैं, इनकी जो पत्तियां हो गई है वह घड़े के रूप में रूपांतरित हो गई है, जो पक्षियों को ये अपनी ओर आकर्षित करके उसे ट्रैप कर लेते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, सहजीवी संबंध। तो जैसा कि आप जानते हैं, सहजीवी संबंध दो जीवों के बीच में परस्पर ऐसा संबंध है जिससे दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया की खासियत यह होती है कि यह वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को यह नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं और पौधे की जड़ों में यह गांठ के रूप में रहते हैं और पौधों को इनसे क्या होता है कि नाइट्रोजन प्राप्त होता है। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे कवक के साथ भी सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है माइक्रोराइजा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह माइक्रोराइजा भी पौधे की जड़ों में पाया जाता है और यह एक सहसंबंध बनाता है, दर्शाता है। पादप जगत के अंतर्गत जलीय तथा स्थलीय दोनों जीव आते हैं। जलीय जीव के अंतर्गत शैवाल हैं। नील हरित शैवालों को हमने वहाँ बैक्टीरिया में इंक्लूड किया है, सम्मिलित किया गया है, जबकि यहाँ लाल, हरे और भूरे शैवालों को शैवाल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। स्थलीय पौधे के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा पुष्पीय पौधे आते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इनकी विस्तृत जानकारी हम अध्याय 3 में करेंगे। पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण होता है। हाँ बच्चों, पीढ़ियों का एकांतरण अर्थात ये पौधे अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था में एकांतरण होते रहता है। अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था। अगुणित अवस्था को हम एप्लॉइड फेज कहते हैं, द्विगुणित अवस्था को हम डिप्लॉइड फेज कहते हैं। अगुणित में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो सिंगल सेट में होती है और द्विगुणित अवस्था में क्रोमोसोम जोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये अवस्था जो है यह कुछ पौधे में ये हैप्लॉइड स्टेज में वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, परंतु जो लैंगिक जीव जो होते हैं, लैंगिक जिनमें जनन होता है, वैसे जीवों में यह जो है भिन्न भिन्न होता है और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। ये लैंगिक अवस्था से अलैंगिक अवस्था और अलैंगिक अवस्था से लैंगिक अवस्था में एकांतरित होते रहते हैं। आगे हम देखते हैं जंतु जगत, किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में विषमपोषी यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। विषमपोषी वैसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। इस किंगडम में विषमपोषी या यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। विषमपोषी वैसे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। जंतु जगत के जो कोशिकाएं होते हैं वह बहुकोशिकीय होती हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे हम देखते हैं इस जगत के जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, अतः इसीलिए इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। जैसा कि चित्र में हमने दिखाया कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, सेकेंडरी उपभोक्ता के रूप में, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में, यह किस प्रकार यह पेड़ पौधों पर और दूसरे जीवों पर निर्भर है। जंतु जगत की एक विशेषता यह भी है कि इस जगत के जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और जिनका पाचन आहार नाल में होता है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को आपको पता है कि हम इन्हें प्राणी पोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात जंतु जगत में होलोजोइक न्यूट्रिशन
पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, कुछ निम्न वर्ग के जंतु परजीवी होते हैं। परजीवी अर्थात जो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उन्हें हानि पहुंचाता है। इस प्रकार के संबंध को हम परजीवी करते हैं। कुछ निम्न वर्ग के जंतु जो हैं वह परजीवी होते हैं और अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जंतु जगत का आकार निश्चित होती है और इनमें वृद्धि खास प्रकार की होती है, अर्थात जंतुओं का एक निश्चित वृद्धि का पैटर्न होता है और इनकी आकृति निश्चित होती है। कुछ निम्न वर्ग के जंतुओं को छोड़कर इनमें मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। हाँ बच्चों, निम्न जीवों को छोड़ के, निम्न स्तर के जो जीव हैं उनको छोड़कर हायर एनिमल में, उच्च वर्ग के जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चों कि इस जगत के जंतु कुछ चल भी होते हैं और कुछ अचल भी होते हैं। चल जीव जिसमें वो लोकोमोशन अर्थात गति कर सकते हैं, और अचल जीव वैसे जीव को कहा जाता है जिसमें वह गति नहीं करते हैं, एक स्थान पे वो निश्चित रूप से स्थिर होते हैं। हाइड्रा एक अचल जंतु है जो अपने स्थान पर बने रहते हैं, परंतु उच्च वर्ग के जो जंतुओं में हैं प्रचलन के लिए अर्थात लोकोमोशन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। उच्च वर्गीय जंतुओं में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है जो मिलकर न्यूरोमीटर का तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका के द्वारा संवेदनाओं का स्थानांतरण शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। हाँ बच्चों, जो उच्च वर्ग के जंतुएं होते हैं उनमें एक न्यूरॉन तंत्र काम करता है और यही न्यूरॉन तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, संवेदनाओं का स्थानांतरण वो पूरे शरीर में करता है। विषाणु, वायरॉइड्स, प्रोसंक एंड लाइकन। बच्चों, आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण में कुछ सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्टा, मोनेरा तथा फंजाई जगत में तो स्थान दिया, परंतु कुछ जीव ऐसे थे जिनकी कोशिकीय संरचना नहीं थी, जिन्हें हम अकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स इत्यादि। इन्होंने इत्यादि का कोई भी उल्लेख नहीं किया। 5 जगत वर्गीकरण में इनका कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। आगे हम देखते हैं, वायरस अति सूक्ष्म कण है जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस का उल्लेख अभी मैंने बताया कि 5 जगत वर्गीकरण में आर.एच. व्हिटकर ने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन नहीं है। हाँ, ये इनमें वास्तविक जीवन नहीं पाया जाता है। हम जानते हैं कि सजीवों का कोश शरीर या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका के द्वारा बनती है, लेकिन वायरस जो है वह अकोशिकीय जीव है जो सजीव कोशिका के बाहर एक क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में पाए जाते हैं, परंतु जब यह जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं और जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तो यह अपने होस्ट कोशिका के मशीनरी का उपयोग करते हैं और तेज़ी से ही अपनी प्रतिलिपि करने लगते हैं, अपना वो प्रतिलिपि तैयार करने लगते हैं और पोषक कोशिका को संक्रमित करके उसे नष्ट करते हैं। वायरस अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलाती है। वायरस के द्वारा होने वाली कुछ बीमारियां हैं इन्फ्लुएंजा, पीलिया, हर्पिस, जुकाम, एड्स और भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। इतना ही नहीं, पादप, ये वायरस जो है ये पादप को, जंतु को और बैक्टीरिया को भी संक्रमित करते हैं। वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वायरस का शाब्दिक अर्थ है विष, अर्थात विषैला तरल। डिमित्री इवानस्की ने तंबाकू के मोजाइक रोग में रोगाणुओं को पहचाना था और वायरस नाम इन्होंने ही दिया था। वायरस अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक कण है जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। हाँ बच्चों, जो वायरस है ये अति सूक्ष्म होते हैं और यह बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। M.W. वेजनिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ
तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। अर्थात जब एक संक्रमित तंबाकू का पौधा स्वस्थ तंबाकू के पौधे के संपर्क में आता है तो यह स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर देता है। और इन्होंने ही इस रस को, इस तरल को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा है। W.M. स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। हाँ बच्चों, स्टानले ने वायरस को क्रिस्टल तैयार किया और उन्होंने इस क्रिस्टल में पाया कि इसमें मुख्यतः प्रोटीन होता है और ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है अर्थात यह पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं और यह कोशिका को संक्रमित करते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। हाँ बच्चों, आपको पता है कि वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। आगे हम देखते हैं वायरस के सामान्य लक्षण। क्या क्या वायरस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, क्या लक्षण हैं? तो वायरस सूक्ष्मतम अकोशिकीय संक्रमणकारी जीव हैं। अकोशिकीय हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई कोशिकीय संरचना नहीं है। ये संक्रमण फैलाते हैं इसलिए संक्रमणकारी जीव हैं और इनका आकार 15 म्यू से लेकर 450 म्यू तक होता है। वायरस बैक्टीरिया, पादप तथा जंतुओं के जीवित कोशिकाओं में पूर्ण परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं और इनमें रोग उत्पन्न करते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि वायरस पूर्णतः संक्रमणकारी परजीवी के रूप में रहते हैं। यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका और बैक्टीरिया सभी को संक्रमित करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। वायरस की विशेषता यह है कि ये जीवित कोशिका के बाहर तो निष्क्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। वायरस सिर्फ जीवित कोशिका के संपर्क में आके और उनके अंदर ही ये वृद्धि एवं गुणन कर सकते हैं। वायरस चूँकि अकोशिकीय हैं इसलिए इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्योंकि वायरस के अंदर कोई कोशिकीय संरचना है ही नहीं तो इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होता है और चूँकि इसमें कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं इसीलिए इसमें उपापचय प्रक्रिया तथा श्वसन भी नहीं होता है। वायरस पौधे तथा जंतुओं में संक्रमणकारी रोग उत्पन्न करते हैं। ये वायरस जो हैं वह कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से या वंशागत या दूषित भोजन, जल या रक्त ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये पहुंच जाते हैं और यह एक दूसरे को संक्रमित करते हैं। वायरस के क्रिस्टल को हम लंबे समय तक जमा करके रख सकते हैं। इस तरह हमने देखा था कि स्टेनले ने वायरस के क्रिस्टलीकरण किया था। आइए हम देखते हैं। अब वायरस की संरचना पर चर्चा करते हैं। तो कुछ वायरस घनाकार होते हैं, कुछ बहुतलीय होते हैं जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों। कुछ वायरस विषतलकीय आकार भी बनाते हैं। वायरस जो होते हैं इनकी आकृति गोलाकार भी होती है और यह इनकी आकृति 20 से 80 मिलीमीटर तक होती है और लघुत्तम जो सबसे विषाणु होते हैं वह 3 से 5 म्यू तक होते हैं। ये जो वायरस ये 2 प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एक खोल के रूप में होता है जो न्यूक्लिक एसिड को चारों ओर से घेरे रहता है और इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? इस आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं और यह कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है और इन छोटी इकाइयों को हम कैप्सोमियर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि अंदर में आरएनए है और उसके चारों ओर वायरस जो है एक विशेष पैटर्न में एक कोट बना के उसको घेरे हुए हैं और इन्हें हम क्या कह रहे हैं? इन्हें हम कैप्सोमियर कह रहे हैं। ये जो कैप्सोमियर होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड जो इनके बीच में होता है कि चारों ओर एक विशेष पैटर्न जिसे हम जियोमेट्रिकल फैशन कहते हैं में सजे होते हैं। इनमें वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है या तो आरएनए होगा
या डीएनए के रूप में। हाँ बच्चों, ये आप ये ध्यान देंगे, जो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड या आरएनए मौजूद होगा या डीएनए के रूप में होगा। पौधों तथा कुछ जंतुओं का जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए, आरएनए का अर्थ आप जान रहे हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि जंतुओं में यह जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे आप ध्यान देंगे कि पौधों में जो है वह और कुछ जंतुओं में वायरस में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए पाया जाएगा, लेकिन जंतुओं में आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। आगे हम देखते हैं पादप वायरस पे हम चर्चा करते हैं। जो प्लांट वायरस है यह मुख्यतः गोलाकार या डंडाकार होते हैं। पौधों में वायरस अनेक प्रकार के लोग फैलाते हैं। आपको पता है यह तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च इत्यादि पर बीमारी फैलाते हैं। और इनके पत्तों पे आप जो चित्तीदार देख रहे हैं, मोज़ेक के रूप में इनकी पत्तियां देख रहे हैं, हाँ बच्चों, यह एक प्रकार का वायरस ही है जो इनकी पत्तियों को संक्रमित कर रहा है। भारत वर्ष में आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सिरा, मोज़ेक, टमाटर का लीफ कर्ल इत्यादि रोगों का पता लगाया गया है। आप देख रहे हैं पोटैटो का जो स्पिंडल ट्यूबर है वो इसके कारण होता है। पौधों में बौनापन भी वायरस के कारण होता है। पौधे की पत्तियां जो पीली हो जाती हैं, ये सब वायरस के कारण ही होता है। आगे हम देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। यह वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड का होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड घटक के रूप में आरएनए होते हैं, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। टीएमवी से ग्रसित पौधे जो होते हैं इनके सभी भागों में मोज़ेक बनता है। पौधों में पिल्लियाँ हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती है, इनका चितकबरापन होता है। पौधे का वामन रूप यानी पौधे जो छोटे पौधे होते हैं और फूल जो इनके विरूपित हो जाते हैं, यह सब किसके कारण हो रहा है? जी हाँ बच्चों, ये टीएमवी वायरस के कारण ही हो रहा है। और यह रोग रस के माध्यम से, गुटीकरण के द्वारा या स्पर्श के माध्यम से फैलता है। जंतु वायरस पादप वायरस से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि जंतु वायरस में न्यूक्लिक एसिड के रूप में अधिकांशतः डीएनए पाया जाता है। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मानव में वायरस के द्वारा अनेक प्रकार के घातक बीमारियां फैलाई जा रही है। चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोग वायरस के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्यों में होने वाला खतरनाक एड्स रोग भी वायरस के कारण ही होता है। अब हम चर्चा करेंगे बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियल वायरस वैसे वायरस हैं जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं और इन्हीं वायरस को हम बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियल फेज की आकृति की हम चर्चा करें तो इनकी आकृति शुक्राणुओं के समान होती है। इनमें एक हेड और एक टेल होता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। ऊपर में इनका हेड है और नीचे में टेल फाइबर है। आमतौर पे इसका जो हेड होता है वह षटकोणीय अर्थात हेक्सागोनल होता है और इसकी जो पूंछ होती है वो उसकी आकृति में भिन्नता होती है। सिर के अंदर ही डीएनए धंसा रहता है और यह डीएनए डबल स्टैंडर्ड यानी कि 2 कुंडलित होता है और इसका आणविक भार लगभग 120 × 10⁻�0 डाल्टन होता है। सिर में डीएनए कोर को ढके हुए एक प्रोटीन का खोल होता है और पूंछ के बीच के हिस्से को कोर तथा किनारे को हम कोट कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आगे हम चर्चा करते हैं वायराइड्स क्या है? तो वायराइड्स पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म परजीवी है। हाँ बच्चों, परजीवी है। और वायराइड्स की खोज किसने की? तो वायराइड्स की खोज का सर्वप्रथम की है थियोडोर डायनर ने, नामक वैज्ञानिक में 1971 में किया था। वायराइड्स के चित्र को आप देख रहे हैं, दिखाया गया है कि किस प्रकार यह पत्तियों को संक्रमित कर रहा है। आगे की स्लाइड में हम चर्चा करते हैं। वायराइड्स कम अनुभार वाला नग्न आरएनए। हाँ बच्चों, ध्यान देंगे, यह
कम अनुवार वाला नग्न आरएनए है, अर्थात इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। यह वायरस से भी छोटा और इसकी आकृति सरल है। इसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कुछ 100 तक ही होती है, परंतु ये वायरस के समान ही जीवित कोशिकाओं को भी संक्रमित करते हैं। इनका अस्तित्व सिर्फ पोषक कोशिकाओं में ही संभव है। वायराइड्स के उदाहरण हैं एवोकाडो सनब्लोस वायराइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स। ये ऐसे वायराइड्स हैं जो आलुओं को संक्रमित करते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स अति सूक्ष्म है और संक्रामक प्रोटीन के असामान्य कण है। हाँ बच्चों, ये असामान्य कण है और यह जीवों में खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन्स की खोज सर्वप्रथम प्रुसिनर नामक वैज्ञानिक ने 1992 में किया है। प्रियॉन्स के कण जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं और जिनका जो व्यास है मात्र 4 से 5 nm होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यह वायराइड्स की संरचना एक कुंडलित के रूप में है। प्रियॉन्स की संरचना वायरस से बिल्कुल ही अलग होती है, परंतु ये वायरस के समान ही जीवों में घातक रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें सिर्फ प्रोटीन के अणु ही उपस्थित होते हैं। प्रोटीन के अलावा इनमें ना तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और न ही वसा के अणु पाए जाते हैं। प्रियॉन्स में पाए जाने वाले प्रोटीन में लगभग 254 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं और इनमें प्रोटीन 2 रूपों में पाया जाता है। प्रियॉन्स को बहुत अधिक या बहुत कम तापमान में निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। यह जो प्रियॉन्स है यह मनुष्यों को तथा पशुओं को मुख्य रूप से इनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चित्र में देख रहे हैं इनकी आकृति और अभी चर्चा करते हैं किस प्रकार यह मनुष्य और जंतुओं को तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भेड़ में स्क्रॉपी नामक रोग उत्पन्न करते हैं ये प्रियॉन्स और ये इसमें क्या करते हैं, ये इनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और पशु जो है पेशियों पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में ये जो प्रियॉन्स है ये क्यूट्यूज फिल्ट या कोब नामक डिजीज उत्पन्न करते हैं। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और इससे मनुष्य की याददाश्त में कमी आ जाती है, इनमें पागलपन के शिकार हो जाते हैं और ये अपनी पेशियों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और अंततः रोगग्रस्त जो मनुष्य होते हैं इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों कि प्रियॉन्स किस प्रकार मनुष्य में तथा जीवों में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है और खतरनाक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। अब आगे की स्लाइड में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रियॉन्स गाय तथा बैल में मैड काउ नामक बीमारी उत्पन्न कर रहा है। यह मैड काउ बीमारी का ही दूसरा नाम बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है। ये प्रियॉन्स के कण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोगग्रस्त जंतुओं के मांस खाने से पहुंचते हैं। हाँ बच्चों, ये जो प्रियॉन्स के कण हैं यह रोगग्रस्त जंतुओं के मांस को खाने से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में यह पहुंचते हैं और उन्हें यह संक्रमित कर रहे हैं। अब आगे की स्लाइड में हम चर्चा कर रहे हैं विरियॉन। विरियॉन क्या है? तो विरियॉन यह वायरस का वह रूप है जो पोषक कोशिका के बाहर कण के रूप में होते हैं। जब ये कण के रूप में रहते हैं तो इन्हें हम विरियॉन कहते हैं। यह कण का केंद्रीय भाग में आरएनए या डीएनए मौजूद होते हैं जो चारों ओर से प्रोटीन द्वारा निर्मित आवरण कैप्सिड द्वारा घिरा होता है। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इनका एक निश्चित आकार होता है। हाँ बच्चों, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण विरियॉन्स का एक निश्चित आकार होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं लाइकेन। लाइकेन को भी बिटकर के द्वारा बांटे गए 5 जगत वर्गीकरण में एक स्थान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि लाइकेन शैवाल तथा कवक का सहजीवी का उदाहरण है। इनमें 2 जीव एक साथ आपस में हैं जो आपसी में सहजीवी संबंध को व्यतीत कर रहे हैं। शैवाल वाले घटक अंश को सेबलांश कहते हैं तथा कवक के घटक अंश को हम माइक्रोवैंट या कवकांश कहते हैं, जो स्वतः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। अर्थात लाइकेन का जो सेबलांश घटक है वह सपोषी है तथा लाइकेन का जो कवकांश घटक है वह परपोषित है। शैवाल जो है फंजाई के लिए भोजन को संश्लेषित करने का कार्य करता है और कवक
शैवाल को एक आश्रय प्रदान करता है और इतना ही नहीं, इसे भूमि से खनिज तथा जल के अवशोषण करने में भी मदद करता है और इसके माध्यम से शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल का तथा कवक का लाइकेन के रूप में इतना घनिष्ठ संबंध होता है, यदि हम प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो जीव हैं। लाइकेन को प्रदूषण का बहुत अच्छा संकेतक माना गया है। यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदक होते हैं। जिन क्षेत्रों में ये इनकी अधिकता होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, उन प्रदूषित क्षेत्रों में यह नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए लाइकेन को प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक माना गया है। इस प्रकार बच्चों, हमने आज की कक्षा में देखा 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत पादप जगत, जंतु जगत को, और वे जीव जिन्हें व्हिटकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया था, जिसमें वायरस, वायरवाइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन इत्यादि थे। हमने इन सब पे बारी बारी से चर्चा की है। अब आगे की क्लास में हम इनसे जुड़े प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।